आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 का ये जो हम लोग का सब्जेक्टिव वाला पेपर है उसको देखेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला पेपर को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मॉडल सेट दिया था उसको। अगर आप लोग नहीं देखे हैं मॉडल सेट को ऑब्जेक्टिव वाला, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे बता के रखा है कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है वो दोनों 35-35 मार्क्स का होगा। तो सब्जेक्टिव का भी जो पेपर है आपका ये 35 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए कुछ जनरल सा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है जो आपको फॉलो करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितना क्वेश्चन दिया हो सारा का सारा आपके लिए जरूरी है, सबका आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है वो एक नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 to 14 देखो ये सेक्शंस बी में दिया हुआ है कि 8 से 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आर ऑल्सो शॉर्ट आंसर। ये भी शॉर्ट आंसर्स का ही क्वेश्चन है, कैरिंग 3 मार्क्स इच। इसमें हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सी को अगर आप देखेंगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 to 19, यानी सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक दिखाई देगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। कैरिंग 5 मार्क्स इच। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ना 5-5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो, एक तो सेक्शन ए जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन, सेक्शन बी जिसमें 3-3 नंबर का क्वेश्चन, और सेक्शन सी इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ से टोटल अगर आप जोड़ करके देखें तो सारे नंबर को, तो टोटल मार्क्स जो आएगा वो 35 आएगा। यहाँ पे आपको एक और चीज बोला है कि यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट परमिटेड। देखो, आपको कैलकुलेटर्स का यूज करने का अलाउ नहीं है, आप कैलकुलेटर्स यूज नहीं कर सकते हैं। हाउएवर यू मे यूज लॉग टेबल्स इफ नेसेसरी। तो बोला कि देखो कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर लॉग टेबल का जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन नंबर ए। तो क्या बता रहा है कि सेक्शन ए स्टूडेंट्स विल आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7। तो इसमें आप देख लीजिए आपके पास 7 क्वेश्चन है, और 7 में से आपको 7 आंसर का नहीं देना है, 7 में से किन्हीं भी 5 का छापना है ना। यानी 7 में से कोई 5 का आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको कि बहुत बच्चा लोग गलती करेगा। गलती क्यों करेगा? क्योंकि देखो, आप लोग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के लिए, और आप लोग इतनी बार कैलकुलेशन किए हुए रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के लिए। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल लाइन में, इक्वाटोरियल लाइन में, उसका कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का कैलकुलेशन नहीं, उतना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। तो इसलिए आप लोग इसका ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल बोला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे नहीं बोला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर इक्वाटोरियल पॉइंट में देखेंगे ना तो इसका वैल्यू होता है 0, ठीक। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट इट्स इक्वाटोरियल पॉइंट इज 0। तो देखो, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको इसी तरीके से आंसर देना है। और अगर आप ये भी जानना चाहोगे कि ये 0 कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए बता रहा हूं। तो अगर आप लोग को याद होगा, इस तरीके से होता था। ये लेट से हम लोग पास माइनस क्यू चार्ज है, ये वाला प्लस क्यू चार्ज है। अगर हम लोग इक्वाटोरियल पॉइंट को ढूंढेंगे तो कहीं पे हम लोग को मिलेगा ये वाली इक्वाटोरियल पॉइंट है। तो इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं। चलो, ये जो आप लोग को ये टोटल डिस्टेंस है, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल में जो टोटल डिस्टेंस होता है 2L होता है। सेंटर से अगर आप यहाँ का डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ का डिस्टेंस L होता है। लेट से कि ये A कोई पॉइंट है और ये पॉइंट इस सेंटर से ना R डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस R है, ठीक है। अब ये माइनस Q से लेके इस A पॉइंट तक का अगर आप डिस्टेंस देखना चाहेंगे तो ये वाले डिस्टेंस मिलेगा। अब देखो, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस L है, तो हाफ डिस्टेंस तो आपको पता चल जाएगा ना, ये हाफ डिस्टेंस L का रहेगा। तो इधर L और यहाँ से इधर L। अब अगर आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा L² प्लस R² का। सिमिलरली अगर आप ये प्लस Q को इस A पॉइंट से मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, तो A से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो आपको दिखाई देगा √L² प्लस R²। सेम टू सेम आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वाटोरियल पॉइंट ए पर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता था
वो होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है, Q/r होता है सिर्फ। तो अगर आप लोग देखेंगे इस पॉइंट में ये माइनस क्यू के कारण कितना होगा, तो v ड्यू टू, ये देखो ये हम ले लेते हैं v ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे ये प्लस क्यू में आएगा, और v ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू के लिए अगर आप वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये आ जाता है 1/4πε0 इंटू माइनस Q/r। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कितना आता v एट पॉइंट ए पर, तो va इक्वल टू वी क्यू प्लस v माइनस क्यू। ठीक है, तो इस वी क्यू का वैल्यू पुट कर लेते हैं आप लोग, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, यहाँ पे आ जाता आप लोगों का प्लस 1/4πε0 और ये Q/r। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे जो r ले रहा हूं, ठीक है, ये r ले रहा हूं, ये r का मतलब है जिस पॉइंट में चार्ज से जिस पॉइंट में हम लोग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस, यानी कि ये माइनस क्यू से लेके इस a तक का डिस्टेंस हम r लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस r के जगह पे ना बेटर होगा कि आप लोग यहाँ पे आप लोग इसका वैल्यू पुट करते चलो। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इस जगह पे, इस r के जगह पे आप लोग वैल्यू पुट कर लो तो ज्यादा सुविधा हो जाएगा। इस r के जगह पे वैल्यू आपका दिया हुआ है √L² प्लस r², तो ये भी आ जाएगा √L² प्लस r²। ठीक है, तो यहाँ पे भी ले लो √L² प्लस r², और यहाँ पे भी आ जाएगा √L² प्लस r²। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये v ड्यू टू माइनस क्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस क्यू के साथ माइनस चार्ज रहेगा। अब ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों मिलेगा और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे राइट साइड अगर लिखना चाहूँ तो आ जाएगा v ड्यू टू a का वैल्यू 1/4πε0 और ये आ जाएगा Q/√L² प्लस r²। इसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव 1/4πε0 Q/√L² प्लस r²। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों को आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। अगर कैंसिल कर जाएगा तो एट पॉइंट ए पर आपको जो पोटेंशियल मिलने वाला है वो मिलने वाला है 0। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों की क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि ए सेल ऑफ EMF E, कोई एक सेल है जिसका EMF E दिया हुआ है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R स्मॉल r ड्रॉज अ करंट I, और इसमें जो ये जो करंट खा रहा है वो करंट I खा रहा है। तो राइट द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V इन टर्म्स ऑफ E I एंड R। तो ये एक बहुत ही फेमस सा रिलेशन होता है और ये शायद आप लोग को जरूर से याद होगा, V इक्वल टू E माइनस आई R। ठीक, तो इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख रहे हैं ना, V इक्वल टू E माइनस आई R। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डिप किस जगह पे 90 डिग्री होता है। तो आप लोग को याद होगा कि एंगल ऑफ डिप जो है वो पोल के जगह पे 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है। तो आप तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो एट द पोल्स। ठीक है, कि एट द पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। कैसे होता था, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये लेट से कि ये अर्थ है, अब इसका जो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग ये सारी चीजें पढ़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइनें दिखाई देती है और ये लाइनें इस तरीके से जाएगा। तो ये जो है ये पोल है, ये पोल मैग्नेटिक पोल। ठीक है, ये इक्वेटर वाला पोल, ये तो अर्थ का पोल है, ये वाला अर्थ का पोल है, लेकिन मैग्नेट का पोल ना, मैग्नेटिक पोल थोड़ा सा शिफ्टेड रहता है। तो ये वाली पोल है। अब इस जगह पे आप एंगल देख सकते हो, ये एंगल है 90 डिग्री का और ये वाला होता है इक्वेटर का। ये इक्वेटर में आपको जो एंगल दिखाई देगा वो दिखाई देगा 0 डिग्री। तो देखो ये आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रेडी है बन करके। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्या कि वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। तो आंसर आप देती है एट द पोल। अगर यही क्वेश्चंस को बदल देता और यहाँ पे पूछ देता है एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री तो आंसर बदल जाता और यहाँ पे आ जाता इक्वेटर। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट। अगर यदि मान लो हम लोग जो रेड लाइट के जगह पे अगर वायलेट लाइट को गिरा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस में तो उसके पावर कैसा दिखाई देगा। तो देखो ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसका ना आंसर डायरेक्टली देना है।
अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख लो, कैलकुलेशन किया हुआ है। बस आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख लेना कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल डिक्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पावर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको आपके लिए हम 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, किसी को भी ले लेना। तो इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट, यानी कि ये न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत कम दूरी के लिए लगता है। तो इस तरीके से आप यहाँ 4 लिख दिए, हम चारों में से किसी 2 को लिख देना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए हम लोग कौन से वेव्स का यूज करते हैं, इसका आप लोगों को नाम बताना है। तो देखो इसका जो आंसर है वो है एक्स रेज। एक्स रेज जो है इसका हम लोग यूज करते हैं इसकी स्टडी के लिए, ठीक। तो आप लोग लिख लेना आंसर इसका एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ नोर गेट। तो नोर गेट का सिंबल कैसा होगा वो चीज आपको बताना था। तो सिर्फ आपसे सिंबल पूछा है लॉजिक गेट्स का नोर गेट के लिए। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या आएगा। द गिवन ट्रूथ टेबल इज, एक्चुअली हमें ट्रूथ टेबल तो लेना नहीं है। हम लोगों से यहाँ पे क्या पूछा था, डायरेक्टली पूछा था कि उसका लॉजिक सिंबल बता दो। तो उसका लॉजिक सिंबल जो है वो हम लोगों को ये वाली हो जाएगी, ठीक है। नॉर में याद करो, नॉर में एक तो और गेट रहेगा, एक तो और गेट रहेगा, प्लस जाकर के नॉट गेट रहेगा। तो पहले आप लोग इस और गेट के सिंबल को बना लो, इस और गेट वाली को, और फिर इसके लास्ट में ना नॉट गेट डाल दो, ठीक। तो खाली आपको ये वाली डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बना दो, बस सही हो जाएगा। तो देखो हम लोग टोटल पहुंच गए 7 क्वेश्चन। सेक्शन ए हम लोगों का खत्म हो गया। अब इस सेक्शन ए से 7 में से 7 का आंसर नहीं देना है, 7 में से किन्हीं 5 का ही आंसर देना है, ठीक। अब यहां से स्टार्ट होता है हम लोगों का अगला सेक्शन, और ये है सेक्शन नंबर बी। यहाँ पे बोल रहे हैं आपके लिए इंस्ट्रक्शन कि स्टूडेंट्स विल आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 7 क्वेश्चंस है, और 7 में से किन्हीं भी 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है। तो देखो यहाँ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है, बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस 20 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 4 into 10 to the power minus 6 coulomb are separated by a distance of 50 centimeter in air। तो 2 चार्जेज हैं, दोनों चार्ज का अपना अपना वैल्यू दे करके रखा है, और बोला ये दोनों चार्जेज ना 50 सेंटीमीटर की दूरी से सेपरेटेड है। तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, उस पॉइंट को निकालने बोल रहा है। और साथ ही साथ पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये 2 चार्जेस के कारण जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना होगा वो भी बता दो। तो थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे। लेट्स से कि ये 2 चार्जेस है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। एक चार्ज इसमें जो इस पॉइंट, चलो इसको नाम देते हैं ए और इसको बी। पॉइंट ए में जो चार्ज है उसका वैल्यू है 20 into 10 to the power minus 6 कूलम। बी में जो चार्ज है वो -4 into 10 to the power minus 6 कूलम। और मान के चलो कि ये कोई एक पॉइंट हमारा पी है, इसी पॉइंट पर पी पर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। तो इस पॉइंट पी को अगर ए से आप देखेंगे तो कुछ डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं ए से इसका डिस्टेंस x है, और अगर यही पॉइंट पी का वैल्यू निकालना चाहेंगे बी से, तो देखो ये आपका टोटल डिस्टेंस दे के रखा है, ये टोटल डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। अब अगर इस 50 सेंटीमीटर में हमें आधा दूरी पता है, इस ए से पी का दूरी पता है x है, तो बाकी रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल फॉर्मूला मैं यहाँ पे नीचे राइट साइड लिख देता हूँ, ये आप लोग जानते हो। इसे ये जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे और यहीं से था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, ठीक है। तो A से P में देखो फॉर्मूला तो अप्लाई हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां से इस P पॉइंट पर निकालते हैं तो A से P तक के लिए फॉर्मूला ये आता, और फिर B से P तक के लिए भी फॉर्मूला सेम आता, लेकिन दोनों ही केस में ना इस R का वैल्यू बदल जाता। एक बार तो इस R का वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक x आता, और दूसरी बार ना इस R का वैल्यू 50 माइनस x आ जाता, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं, यहाँ पे लिख ही देता हूं। तो देखो
अगर इस जगह पे हम लिखते हैं तो V एट पॉइंट P बराबर 1/4πε0 ये आ जाता। ये चार्ज, इस चार्ज को मान लेते हैं Q1 है और इधर वाली चार्ज को Q2 है, तो ये Q1 बटा x प्लस 1/4πε0 Q2 बटा, ये डिस्टेंस को अगर आप देखेंगे तो ये है 50 माइनस एक्स, तो इस जगह पे आपको मिल जाता, इस जगह पे मिलता 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये दोनों जगह से ये 1/4πε0 को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा Q1 बटा एक्स और यहाँ पे बचेगा Q2 बटा एक्स। अब हम लोग ये दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो Q1 का वैल्यू है 20 × 10⁻⁻6 बटा एक्स और इस Q2 का वैल्यू देखिए ये है -4 × 10⁻⁻6। ठीक, अब हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई किस पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 होगा, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे में 0 होगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग इस v के जगह पे वैल्यू पुट लेते हैं 0। तो इस v के जगह पे इस वैल्यू को आप यहाँ पे 0 कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से अगेन 1/4πε0 कॉमन था, ये सारा का वैल्यू अगर उठा करके आप दाहिनी साइड लेकर के चले जाते तो आपको 0 मिल जाता। अब यहाँ पे ना थोड़ा मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, इस जगह पे आपको दिखाई देता कि ये दोनों में ना, ये दोनों में कुछ एलसीएम आता, एक में x और ये आ जाता 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये x और ये 50 माइनस एक्स एलसीएम आ जाता, इस x के साथ ये x कट जाता, यहाँ पे आ जाता 20 × 10⁻⁻6 और इसके साथ आपको दिख जाता 50 माइनस एक्स, फिर ये दिख जाता -4 × 10⁻⁻6 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ x × 0। ठीक है, अब ये टर्म जो राइट साइड जाता और राइट साइड जाकर के गुना हो जाता, तो सारा का सारा टर्म को 0 कर देता। ठीक है, यानी ये वाली पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब आपके पास जो बच गया, आपके पास वैल्यू बच गया 20 × 10⁻⁻6, ये आ गया 50 माइनस एक्स। यहाँ पे इस जगह पे माइनस आएगा 4 × 10⁻⁻6 x बराबर 0। अब देखो ये माइनस को अगर राइट साइड लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू दे देगा 20 × 10⁻⁻6, फिर ये आ जाएगा 50 माइनस एक्स बराबर ये आ जाएगा 4 × 10⁻6 × x। ठीक है, अब देखो ये 10⁻6 के साथ, अच्छा यहाँ -6 है, 10⁻6 और ये 10⁻6 ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच जाएगा 20। अब मैं इसको कहाँ पे लिखूं, चलो देखो इस जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिख रहा है, ये दिख रहा है 20, दिख रहा है 50 माइनस एक्स इक्वल टू 4 × x। ठीक है, तो ये 4 से इसको आप काट सकते हो 5 बार में, तो 4 × 5 = 20, ये कट गया। अब ये आपको दिख रहा है 5 × 50 माइनस एक्स बराबर x। ठीक है, तो ये इसका कैलकुलेशन कर लो, 5 × 5 = 25 माइनस 5x इक्वल टू x। ठीक है, ये -5x अगर आप राइट साइड लेकर के जाएंगे तो आपको वैल्यू दिखा देगा 250 इक्वल टू 6x। ऐसा दोनों को हम जोड़ क्यों दिए, यहाँ -5 है ना, दाहिनी साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब आप इसको 6 से इसको काट दो, तो 6 चौका 24, एक यहाँ पे 1 बच गया 10, 6 एका 6, यानी 41 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 41 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ठीक, तो आप लोग को यहाँ पे x का वैल्यू पता चल गया 41 पॉइंट समथिंग, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो देख लो जो वैल्यू आया है ये 41 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्स हम लिख दे रहे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए तो आप उसको भाग देना, जितना आ जाएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बोला ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R, तो 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ हो गया ये इसका वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद Q1 का वैल्यू जो दिया हुआ था उसको लिख लें, Q2 का वैल्यू जो दिया हुआ था उसको लिख लें। अब ये R जो था वो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस था, और दो चार्ज के साथ का डिस्टेंस जो था 50 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को मीटर में लाओ, तो मीटर में लाने के लिए 100 से हम लोग भाग देते हैं। अब आप ये सारे को जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा -1.44 जूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा वाला का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1.44 जूल। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ स्केच शोइंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एसी जनरेटर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है एसी जनरेटर का, और इसमें आपको दिखना चाहिए कि बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक,
तो ये वाला फिगर रह गया एसी जनरेटर का, जिसमें आपके से इसके बेसिक पार्ट्स को दिखाया गया है। ये एक मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। यहाँ पे हम लोगों का रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, जो ये कॉइल लिखा हुआ है। ये स्लिप रिंग्स है, स्लिप रिंग के साथ देखो यहाँ पे नीचे पे कार्बन ब्रेसेस है। तो आपको ये फिगर बना लेना है। अब देखो इसके बाद बोला था स्टेट इट्स प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल भी आपको लिखना है, ठीक है। तो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। विच स्टेट्स दैट, तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ईएमएफ और वोल्टेज इज जनरेटेड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट कट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो जब यूनिफॉर्म, एक बार दोबारा से पढ़ लो, यहाँ पे क्या बोलता है, विच स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज इज जनरेटेड, कि वोल्टेज जनरेट हो जाता है या ईएमएफ जनरेट हो जाता है इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में, दैट कट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कट होता है या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो जाता है ना, तो उस टाइम वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो फिर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो बस आपको उस क्वेश्चन का उतना ही से आंसर देना था, जितना सा बोला था उतना ही सा, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए सफिशिएंट था। अब आपके लिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये पूछता है कि हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज व्हेन द होल apparatus ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो बोल रहा है कि भाई आप बताओ कि किस तरीके से फ्रिंज विड्थ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस का चेंज होगा जब पूरा का पूरा एपरेटस है ना यंग्स एक्सपेरिमेंट का, इसको हम लोग लिक्विड के अंदर रख देते हैं और लिक्विड का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 रहता है वहां पर हम लोग डाल देते हैं। तो देख लो, पहले यहाँ पे आप लोग एक चीज देखो कि फ्रिंज एक्सपेरिमेंट में ना आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता था वो होता था लैम्बडा डी बटा डी। जहां पे देखो ये बी जो दिख रहा है ये फ्रिंज का विड्थ है, लैम्बडा जो दिख रहा है ये वेवलेंथ है, ये डी जो देख रहे हो ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो स्मॉल डी देख रहे हो ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है, 2 स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। सो when we immerse the apparatus into the liquid of refractive index 1.3, बोला कि जब हम लोग इस apparatus को पानी के अंदर डालेंगे या लिक्विड के अंदर डालेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। अच्छा, ये 1.3 बोलने का मतलब होता है 4/3, तो 4/3 को अगर आप भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.3। Then D and D does not change but wavelength will change। देखो अगर स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस है जब पानी में डाल दोगे तो ये तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन पानी में ना अगर आप ये सारे ऑपरेटर्स को डाल देते हो तो एक चीज जरूर बदलेगा। वो क्या चीज बदलेगा? लाइट का वेवलेंथ। देखिए पानी के अंदर लाइट का जो वेवलेंथ आएगा वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, और जो इसका फॉर्मूला होता है कि जो रिफ्रैक्टिव जो वेवलेंथ आएगा उसका फॉर्मूला हो जाता है लैम्बडा बटा एन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मान लेते कि जब हवा में था तो उस टाइम जो लाइट पास हो रहा था उसका वेवलेंथ लैम्बडा है, पानी में रख दिए तो उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? लैम्बडा डेस, और लैम्बडा डेस बराबर लैम्बडा बटा एन, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लैम्बडा बटा 4/3। अब इसको कैलकुलेशन कर लो तो आ जाएगा 3/4 लैम्बडा, यानी कि नया वाला जो वेवलेंथ है वो उसका वैल्यू आ गया 3 लैम्बडा बटा 4। अब देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू घटा हुआ है, यानी पानी के अंदर जब हम लोग डाले हैं तो ये जो लैम्बडा का वैल्यू है, वेवलेंथ का जो वैल्यू है वो घट चुका है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बोला था, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये बोलता है कि बी डेस बराबर लैम्बडा डेस डी बटा डी, मतलब एक्चुअली फॉर्मूला था हम लोगों के पास ये वाला था, फ्रिंज विड्थ बराबर लैम्बडा डी बटा स्मॉल डी। अब हम लोग के लिए नया वाला जो फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला आ जाएगा लैम्बडा डेस, लैम्बडा डेस में ये वेवलेंथ भी नया वाला आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लैम्बडा डेस बटा डी, ठीक है। अच्छा ये डी और डी ये दोनों का दोनों तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ बी किसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा? इस लैम्बडा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जो लैम्बडा है वो घट जा रहा है, ये 3/4, जब 3 को आप 4 से भाग देंगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग आने का मतलब है कि ये वैल्यू घट रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो सीधा सीधे हम लोग को दिखाई देगा कि फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और कितना डिक्रीज हो जाएगा? देखो कैलकुलेशन करो, लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा डेस का वैल्यू पुट कर दो 3 लैम्बडा/4, तो 3 लैम्बडा/4 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपको दिख जाएगा 3/4 इंटू बी के बराबर, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो हम क्या किए हैं, इसको ऐसा किए हैं 3/4
और ये जो लैम्बडा डी बटा डी है इसका वैल्यू तो आप जानते हैं, इसका वैल्यू होता है बी, तो 3/4 इंटू ये हो गया बी, ये वाला हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, तो ये बी डेस बराबर हो गया 3/4 बटा बी, यानी कि नया वाला फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा, और कितना गुना डिक्रीज कर जाएगा, 3/4 टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड द इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को देखना है और आपको लिखना है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यंग डबल स्लिट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पे ये तो एक्चुअली थ्योरेटिकल चीज है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें ना मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये सारी चीजों को आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि वैसे भी ना वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं लिख दिया हूँ, आप लोग इसको ठीक से पढ़ लेना और एग्जाम में लिखने का कोशिश करना। ठीक, वैसे भी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोग अवश्य ही पढ़ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लेना। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम कितने फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम दे देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन एक और लिखना चाहोगे तो ये वाली है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल कंप्लीटली इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो ये बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट रेडिएशन का जिससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट रहा तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, चाहे कितनों ही इसका इंटेंसिटी ज्यादा क्यों ना हो। तो एक्चुअली ये कॉमन सा डेफिनेशन है, आप लोग जरूर इसको याद किए होंगे। चलो आगे, आपको यहाँ पे यही क्वेश्चंस में आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, ये आपको एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला था। बोल रहा है क्या कि प्लॉट अ ग्राफ शोविंग द वेरिएशंस ऑफ अ फोटोग्राफिक करंट एज अ फंक्शंस ऑफ एनोड पोटेंशियल फॉर टू लाइट्स बीम हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। तो ये भी आप लोग जरूर सीखे होंगे। बोला कि इंटेंसिटी तो सेम है, सॉरी एक बार दोबारा से देख लो, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एज फंक्शंस ऑफ एनोड फॉर टू लाइट्स बीम हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी अलग अलग है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा तो देख लो। एक्चुअली यहाँ पे 2 के लिए बोला था, हम यहाँ पे 3 के लिए खींच दिए हैं। ठीक है, तो जिसका यहाँ पे ऊपर जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो ग्राफ का मतलब ग्राफ शो कर रहा है कि इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I3 का है, उससे कम I2 का है और सबसे कम I1 का है। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो उसका ग्राफ धीरे 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 ऊपर की ओर जाएगा, इंटेंसिटी घटेगा तो उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे 2 ही बोला था, तो आप लोग बस यही वाली 2 दिखा देना, I1 और I2 को। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस पूछ रहा है कि यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट ऑफ द एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो nth इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो डेरिवेशंस आएगा बोर्स मॉडल के अनुसार से, तो उसका nth रेडियस का क्या होगा डेरिवेशंस, वो चीज आप लोग को बताना है। तो देखो मान के चलो कि ये एक हम लोगों के पास रेडियस है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़े हुए थे ना, कि मान के चलो ये वाली कोई एक क्या नाम देते थे याद है, ऑर्बिट बोलते थे। लेट्स से कि ये हम लोग का कोई एक ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट का ना रेडियस है, देखो ये सेंटर रहा तो सेंटर से इसका कुछ रेडियस है, रेडियस Rn मान के चलने ये nth ऑर्बिट है इसलिए Rn है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर चारों ओर घूमते रहता है तो इसके पीछे आप लोग को कारण बताए थे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पे लगने वाला 2 चार्जेस के बीच में, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और बीच में तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्जेस होता है, दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस का वैल्यू आपस में बराबर होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, दोनों को हम लोग बराबर कर दिए। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग पढ़े थे, ये होता था mv² बटा r, तो ये पुट कर दिए mv² बटा r। लेकिन क्योंकि ये
ये जो रेडियस है nth ऑर्बिट का है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे Rn पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का है और कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, तो यहाँ पे इसलिए n पुट कर दिए। देखो यहाँ पे n दिख रहा होगा। ठीक है, अब यह होता था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। देखो Q1 इंटू Q2, देखो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है भाई, दोनों का तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान लेते हैं। तो Q1 का मैग्नीट्यूड E और Q2 का भी मैग्नीट्यूड E, तो E इंटू E हो जाएगा E स्क्वायर, तो यहाँ पे इसलिए लिखते हैं E स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस Rn है। अब देखो दोनों के बीच में ये Rn के साथ ये Rn कट गया, यहाँ पे दाहिनी साइड Rn का स्क्वायर था, तो 2 को कटा है, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे Vn स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग इसका वैल्यू को निकाल लिए हैं। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट्स, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट बोलता था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ns/2π होता है। ठीक है, और ये L बराबर होता था mvr, एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे, mv इंटू r, तो L के जगह पे वैल्यू पुट कर दिए mv इंटू r। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी बराबर मिल जाएगा ns बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई खास कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, अब ये सारी जो है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यहां से देखो अभी अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ Vn का वैल्यू मिला हुआ है, ये इक्वेशन 2 है, इससे पहले वाला हम लोग का इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन 2 के वैल्यू की इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो अगर आप लोग इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे कट कर देना, बाकी सारी चीजें कट करने के बाद जो बचेगा आपको ऐसा दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे ये Rn निकल के आ गया। अब ये Rn ना, ये नीचे है, Rn को ऊपर कर दो, तो अगर जैसे Rn को ऊपर करेंगे तो ये सारे वैल्यू जो है पलट जाएगा। एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, एकदम आप लोग कोशिश करना, जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो ये Rn का वैल्यू आप लोग जस्ट पलट दो, तो Rn का वैल्यू आप लोग ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये बोर्स रेडियस के लिए आपको ये फॉर्मूला निकल के आ गया, तो ये फॉर्मूला आप लोगों से पूछा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर यहां तक डिराइव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में आपको डिफरेंस बताना है, क्योंकि सर्किट डायग्राम के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो एक साइड हम लोग फॉरवर्ड बायस रखेंगे और दूसरी साइड हम लोग रखेंगे रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए आप लोग का ये फिगर आप लोग को दिख गया, और दूसरी चीज अगर रिवर्स बायस के लिए देखेंगे तो रिवर्स बायस के लिए आप लोग ये जानते हो, देखो फॉरवर्ड बायस में आप लोग क्या देखते हो कि पी टर्मिनल के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ रहता है और एन टर्मिनल के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रिवर्स बायस में उल्टा होता है, पी टर्मिनल के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ रहता है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, तो आपको तो एक तो ये फिगर बनाना है, देखो सिर्फ आपको फिगर बनाना है और फिगर से अंतर बताना है, बाकी कुछ लिखने नहीं बोला है। ठीक है, दूसरा अंतर आप दिखा सकते हो ये दोनों के बीच में, ये ग्राफ दिखा सकते हो। ठीक है, ये देखो फॉरवर्ड बायस में करंट इस तरीके से बढ़ता है, रिवर्स बायस में करंट इस तरीके से चलता है। ठीक, चलो अच्छा, एक्चुअली यही वाली क्वेश्चन तो हम लोग का दूसरा वाला भी क्वेश्चन बन गया। दूसरा वाला क्वेश्चन में ये बोला था कि फॉरवर्ड बायस में ग्राफ कैसा बनता है, तो फॉरवर्ड बायस में इस तरीके से ग्राफ बनता है, रिवर्स बायस में ऐसा ग्राफ बनता है। अच्छा, अगर इसमें अगर आप 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं, ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में और 1-2 डिफरेंस ऐड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिप्लेशन लेयर के बात कर सकते थे, है ना। आप बोल देते फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन लेयर रहता है वो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस कम रहता है और रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बढ़ जाता है। ठीक है, आप ये भी पॉइंट बता सकते थे। चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शंस की ओर। तो ये देखो पिछला सेक्शन खत्म हो गया। पिछला सेक्शन में जितना क्वेश्चंस का आंसर देना है बस उतना ही देना, सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है। तो ये हम लोग कर रहा है लास्ट सेक्शन, और लास्ट सेक्शन में आपसे क्या बोल रहा है कि ये टोटल इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स विल आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। तो 5 क्वेश्चंस में किसी भी 3 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है। ठीक है, तो चलो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, आप उसको स्टेटमेंट बोलो। यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण आपको डेरिवेशंस फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
कि कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जरूर आप लोग किए होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है। फिर भी ये देखो, ये स्टेटमेंट लिख दिए, और जैसा कि आप लोग को अपने स्कूल में या कोचिंग में जैसा पढ़ाया गया होगा उस तरीके से आप लोग इसके स्टेटमेंट को लिख करके आना। तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द इनक्लोज चार्ज इन द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये वाली या तो आपको इसका स्टेटमेंट कुछ दूसरे तरीके से दूसरे फॉर्म में भी बताया गया होगा तो उसको लिख करके आ जाना। ठीक है, अब इसका प्रूफ करना था तो ये प्रूफ भी कर सकते थे। आप लोग देखो ऐसा फिगर बनाए होंगे कि एक यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इसके बाईं साइड इसके दाहिनी साइड, आप ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हो। ठीक है, वरना आप चाहे तो यहाँ पे सारी चीज पढ़ सकते हो। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कंसिडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देखो ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। अब ये प्लेन शीट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस से बना हुआ है, जिसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी डायरेक्टेड ऑर्थोगोनल एंड अवे फ्रॉम द सीट ऑफ चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। तो ये देखो ऑर्थोगोनली बोला है, यानी कि सीट से बिल्कुल 90 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से बाहर की ओर जाएगा। हेंस अ सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस विथ इट्स बेस पैरेलल टू द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर इज गुड चॉइस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इसको आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस ना बिल्कुल सिलेंड्रिकल बनेगा कि जैसा कि हम यहाँ पे इस फिगर में आपके लिए दिखा करके रखें। देखो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप वहां पे अपने नोट्स का हेल्प लेना और नोट्स के हेल्प से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ठीक है, तो फाई एस एक जगह पे हम मान रहे हैं फाई एस और एक जगह पे मान रहे हैं फाई नोट। ये दोनों वैल्यू निकाल लेना, दोनों वैल्यू को निकाल करके दोनों इसको जोड़ देना, तो क्यू इनक्लोज बटा ई नोट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और जब आप ये सारे कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब ये टोटल चार्ज जो है टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा इंटू ए। आप लोग ये पढ़ चुके हो सरफेस चार्ज डेंसिटी में। ठीक है, आप लोग प्रीफर करना आप लोग अपना नोट्स। ठीक है, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा इसका आंसर होता। ठीक, तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन कर लेते तो आपको ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट दिखाई देता। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको डिराइव करना था। ठीक, तो कोशिश करना आप लोग जो अपना नोट्स कॉपी में बनाए हो उसी चीज को मगअप करना। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। अगेन ये बड़ा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको बताना है। डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बना करके ना आपको थोड़ी सी संक्षिप्त में आपको बातें बताना है। हाउ दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स का ईएमएफ निकालने के लिए इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, ये भी चीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना है। ठीक है, तो देखो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड अ यूनिफॉर्म करंट फ्लोज थ्रू द वायर। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे करके रखा है जिससे आप पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर यदि वायर इज ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर एक समान लेंथ एक समान मोटाई का रहा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा रहता है, एंड यूनिफॉर्म करंट फ्लोज थ्रू द वायर। अगर करंट के अंदर ना एक समान सा करंट फ्लो करता है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट। तो उस केस में ये जो प्रिंसिपल बता रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा यानी भी जो रहेगा अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर, तार में दो सेक्शंस के बीच में किसी भी जगह पे जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था, आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हो। अगेन दोबारा से बोल रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स पर स्टिक्स रहना, नोट्स के ऊपर चिपके रहना, तो वैसे ही कोशिश करना आप लोगों का आंसर देने का। ठीक, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। उसके बाद बोला था कि कंपेयर करो कि इसका जो ईएमएफ है, ईएमएफ निकालने में किस तरीके से दो सेल्स का ईएमएफ हम लोग इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो ये आप लोग फिगर देख पा रहे हो, तो ये एक पोटेंशियोमीटर का फिगर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेट्स से कि ये जो पॉइंट P है ये E1 से जोड़े थे तो इस जगह पे था, और ये कनेक्शन आपको चेंज कर देना है कि जब हम लोग इसको E2 से जोड़ेंगे तो हमें नल पॉइंट किसी और जगह पे मिलेगा। ठीक है,
अब इसको आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो वर्ड में कुछ कुछ चीजें, लेट P1 बी द नल पॉइंट व्हेन सेल E1 इज कनेक्टेड। तो जब ये सेल E1 से कनेक्ट कर रखते हैं तो मान के चलो ये जो P1 है, ये P1 हम लोगों का नल पॉइंट है। एंड लेट I1 बी द लेंथ बिटवीन द एंड A ऑफ द वायर टू द नल। ये A और ये P1 के बीच में कुछ तो लेंथ होगा। ऐसे चलते 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 यहाँ से आएंगे तो यहाँ का जो लेंथ है वो भी कुछ मान लेना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं लेट L1, ये L1 है, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना। लेट L1 बी द लेंथ बिटवीन द एंड A ऑफ द वायर टू द पॉइंट P1, यानी यहां से लेकर के ये वाली जो लेंथ देख रहे हो इस लेंथ को हम लोग मान रहे हैं L1, ठीक है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P1 इज, तो A और P1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VP1, A का पोटेंशियल डिफरेंस VA, दोनों के बीच का जो अंतर है वो एग्जैक्टली इसके पोटेंशियल के बराबर होगा। इसका पोटेंशियल कितना है, E1 है। और अगर यहाँ पे तार का हमें एक रेजिस्टेंस पता रहता तो ओम्स लॉ लगा देते, ओम्स लॉ बोलता था V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आप सिंपली यही ले लो कि VA माइनस VPI इक्वल टू E1, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यदि मान के चलो कि जब हम लोग इसको सेल नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं, तो जब सेल नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं तो कोई दूसरा पॉइंट P2 मिलता है जहां पे हमें ये नल पॉइंट मिलेगा। तो आपको इस A पॉइंट से लेकर के इस P2 तक का जो लेंथ है आपको कुछ वेरी करता हुआ दिखाई देगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है A से लेकर के P2 का जो लेंथ है वो L2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बोला है कि L2 बी द लेंथ बिटवीन द एंड A ऑफ द वायर द नल पॉइंट इज P2, ठीक है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P2, तो A और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, VA माइनस VP2 बराबर E2, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस को ना आपस में डिवाइड कर दो। अगर दोनों इक्वेशंस को आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको दिखाई देगा E1 बटा E2 बराबर I1 बटा I2, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कैलकुलेशंस करना था। तो पोटेंशियोमीटर में भी आप लोग देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने का कोशिश कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा होगा कि आपको लिखना क्या चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड डिफाइंस 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को भी लास्ट में आपको डिफाइन करने के लिए बोला है, ठीक है। कहाँ चल गया, चलो यहाँ पे थे हम लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो आप लोग को ये चीज मैं पढ़ा करके रखा हूँ कि ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों का लेंथ जो है इनफाइनाइट लॉन्ग है। इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, और कितना ऊंचा जा रहा है, बहुत ऊंचा जा रहा है, ऊपर की ओर बहुत लेंथ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लेना, आपके लिए चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एक्चुअली ये भी कैलकुलेशन आप लोग किए हुए हो, ठीक। तो ले लो एक बार, मैं पढ़ ही देता हूं कि सपोज टू लॉन्ग थिन स्ट्रेट कंडक्टर्स, मान लो ये दो थिन पतले से कंडक्टर हैं, PQ एंड RS, ये रहा P से Q और ये रहा हम लोगों का RS, ठीक है। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में रखा हुआ है या हवा में रखा हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कैरिंग करेंट्स I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, एक में करंट I1 जा रहा है और दूसरे में करंट, यहाँ पे देख लो, दूसरे में करंट I2 जा रहा है। लेट द कंडक्टर्स PQ एंड RS कैरी करेंट्स I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको ना दो अलग अलग कंडीशंस करवाए थे कि करंट सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है और अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो दोनों में ना करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो, इसमें भी करंट ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें भी करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों कंडक्टर के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो सेपरेशन डिस्टेंस स्मॉल r है, ये भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि क्या अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट चलता है तो करंट के चलने के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो ये वाली होता है, B1 बराबर म्यू0 इंटू I बटा 2πr। लेकिन यहाँ पे क्योंकि करंट I1 था इसलिए हम लोग को यहाँ पे वैल्यू आ गया है I1। अब इसके बाद जो फोर्स लगता है, ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखो, मान के चलो ये वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं
देखो ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, और यहाँ पे इसमें करंट जाने के कारण इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण यहाँ पे फोर्स लगता है, और वो फोर्स आता था BIL sin थीटा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे मैं जान रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब बता नहीं रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि इटसेल्फ 5 नंबर का टॉपिक ना अपने आप में आधा घंटा 1 घंटा का टॉपिक रहता है, ठीक है, समझने के लिए। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा BL sin थीटा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड B1 आएगा, करंट जो यहाँ पे पास हो रहा है I2 है, लेंथ L है, और ये sin थीटा यानी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे तो दोनों के बीच का जो लेंथ है, फोर्स और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपको मतलब ये B और I दोनों के बीच का लेंथ एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे कि थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ इतना हिचकिचाहट क्यों हो रहा है। देखो हिचकिचाहट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए कम से कम टाइम दूं, लेकिन कम टाइम देने के चक्कर में यही चीज दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ते हैं ना तो आपको सारी चीजें डिटेल में बताते चलते हैं। अब देख लो यहाँ पे sin 90 का वैल्यू पुट कर दो तो 1 आ जाएगा, sin 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, बाकी ये सारे के सारे कैलकुलेशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस B1 का देखो यहाँ पे आपका B1 था, इस B1 के वैल्यू को उठाएं और उठा करके यहाँ पे पुट कर दिए तो आपको ये वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये अगर ये फोर्स निकला है ना, लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो लेंथ है, लेंथ को इधर लेके डिवाइड कर दो तो F/L आ गया, तो ये आ गया म्यू0 इंटू I1 इंटू I2 बटा 2πr। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना था। तो ठीक है, आई थिंक मुश्किल नहीं होगा, बस आप लोग देखो तो ये एक स्लाइड में बन गया है। ठीक है, और ये आप लोग पढ़े हुए हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कैसे कैसे क्यों किस जगह पे I1 कहाँ पे I2 हो रहा है, ये आप लोग अपना नोट्स कॉपी को प्रिफर करना। ठीक है, वहां पे डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 18, राइट द फंक्शंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का फंक्शंस क्या होता है उस चीज को लिखने बोल रहा है। स्टेट इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम की मदद से बताओ कि ये किस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ पूछ रहा है मेंशन वेरियस एनर्जी लॉसेस इन दिस डिवाइस, कि ट्रांसफार्मर में डिफरेंट लॉसेस होता है, वो क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर यदि आप देखेंगे तो आपको ये भी पूछ रहा है द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। ठीक है, द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रेस्पेक्टिवली 220 वोल्ट एंड 1100 वाट। कैलकुलेट, यानी कि आपके पास ये कुछ डेटा दे करके रखा है और आपसे कुछ कैलकुलेशन करवा रहा है। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी टर्म में कितना क्वाइल होगा। इसके अलावा और इसमें ढेर सारी क्वेश्चंस पूछ दिया है भाई। करंट इन प्राइमरी क्वाइल में कितना करंट होगा, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी, पावर इन सेकेंडरी। तो देखो ढेर सारी क्वेश्चंस है, धीरे धीरे से ये सारे क्वेश्चंस को मैं करवाता हूं। देखो क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स भी है साथ में, तो इसमें मैं आराम से टाइम लेता हूं और आराम से टाइम लेकर के आपको बताता हूं। तो आपको तो पहला क्वेश्चन जो पूछा था, फंक्शंस पूछा था ट्रांसफार्मर का। द फंक्शंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू चेंज अल्टरनेटिंग वोल्टेज विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये क्या करता है, चेंज करता है, वोल्टेज को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को बदल देता है लेकिन इसके फ्रीक्वेंसी को बदलता नहीं है। लेकिन वोल्टेज जो बदलता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, डायरेक्ट वोल्टेज का नहीं। ठीक है, अब वर्किंग प्रिंसिपल लिखो। ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये किसके ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। तो आप लोग ये चीज जानते थे कि ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ये कंस्ट्रक्शन है ना कि प्राइमरी कॉइल में जब आप करंट देंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये सेकेंड कॉइल में लिंक होगा और सेकेंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लिंक होने के कारण फिर से यहाँ पे इसको अपोज करेगा तो फिर यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। अब देखो इस फिगर में थोड़ा ये भी आपको देखना था कि ये जो प्राइमरी कॉइल है इसका नंबर ऑफ टर्न NP है, ये सेकेंडरी कॉइल है इसका नंबर ऑफ टर्न NS है। हम लोग इधर इनपुट देंगे और इस डायरेक्शन में हम लोग को मिलेगा आउटपुट। ठीक है, ये AC करंट रहेगा और इधर भी जो आपको मिलेगा वो AC ही मिलेगा, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही हम लोग देते हैं और साथ ही साथ हम लोग को अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही आउटपुट में मिलता है। बस उस वोल्टेज का वैल्यू जो बदल के आता है। चलो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो।
द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ, ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ के अनुसार काम करता है। द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, साथ ही साथ इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। देयर आर यूजुअली टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल ऑन द ट्रांसफार्मर कोर। इसमें दो कॉइल्स रहता है, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल, जो भी आप लोग जस्ट थोड़ा सा पीछे देख करके आए हो। द कोर लेमिनेशंस आर ज्वाइंड इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रिप्स, कोर्स का लेमिनेशन जो है एक दूसरे से ज्वाइन किया जाता है स्ट्रिप्स के फॉर्म में। द टू कॉइल्स हैव हाई म्यूचुअल इंडक्शन, दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल इट क्रिएट्स अ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बोला कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पास, जब अल्टरनेटिंग करंट पास होता है थ्रू द प्राइमरी कॉइल से होकर के इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लॉ के अनुसार से दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ, तो इसके कारण ना इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, इन द सेकेंडरी कॉइल विच इज लिंक्ड टू द कोर हैविंग प्राइमरी कॉइल, जो लिंक कर जाएगा प्राइमरी कॉइल के साथ। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो पूछा था कि एनर्जी लॉसेस कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे एनर्जी लॉसेस होते हैं। चलो उसमें से मैं 3 के बारे में लिखवा देता हूं। कोर लॉस या तो आयरन लॉस, फ्लक्स लीकेज, कॉपर लॉस, ठीक है। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो न्यूमेरिकल पूछा था कि द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्ट्रिप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो is also 100. The input voltage and power are respectively 220 volt and 1100 watt. Calculate number of turn in secondary और current in primary. तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था कि बताओ नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितना होगा और करंट कितना होगा प्राइमरी में, ठीक है। तो देखो इनपुट वोल्टेज दिया हुआ था, आप लोग ठीक से देखो तो इनपुट वोल्टेज दे करके रखा था 220 वोल्ट, ठीक है। ये लिख लें इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट। आपको पावर भी देके रखा था, इनपुट पावर देके रखा था 1100 वाट, इसको भी हम लोग लिख लिए। तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, देखो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न दे करके रखा था। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है और 100 टर्न्स है एंड ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। तो ये जो 100 है ये आपको प्राइमरी कॉइल में बोला है। द प्राइमरी कॉइल, ये बोला ना, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है 100 टर्न्स, यानी कि आपको ये एनपी का भी वैल्यू दे दिया, ये आर दे के रखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू दे करके रखा है। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आपसे पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला जानते हो कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल बटा नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ये आर के जगह पे आ जाएगा 100। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी यानी इस एनएस का वैल्यू टेढ़ा मेढ़ा गुना कर दो, आपको ये वैल्यू दिख जाएगा। उसके बाद इस आर का वैल्यू पुट करो, तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कहाँ भाग गया, ये 100 है। और एनपी का वैल्यू भी 100 है, ठीक है। तो एनएस का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 10,000, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना है 10,000, तो इसका आंसर आ गया पहला वाला का। अब आप यहां पे देखो करंट इन प्राइमरी, तो प्राइमरी में करंट कितना आएगा, तो प्राइमरी में करंट अगर आप देखेंगे तो देखो पावर का फॉर्मूला जानते हो ना, पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। तो अगर आप सारे में अप्लाई कर देते हो प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा, प्राइमरी में भी पावर लेना पड़ेगा। तो देखो यहां से करंट निकालना है तो करंट बराबर आ जाता P बटा V। अब दोनों में प्राइमरी में थे, प्राइमरी और शुरू वाला जो प्राइमरी में जो पावर रहेगा वो इनपुट पावर रहेगा, तो ये P इनपुट आपको दिया हुआ था 1100 वाट, पुट कर दो 1100 वाट। P आपको पता था, ठीक है, कि प्राइमरी वाले का जो वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट। इस 220 वोल्ट को आप यहाँ पे पुट कर दो, कट पिट मारो तो आपको आएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक। नेक्स्ट, इसी में बहुत सारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर सी आपसे क्या पूछा था, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो निकाल सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से आर बराबर VS बटा VP, ये भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, ठीक है। तो यहां से निकालो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा R इंटू VP। इस R का वैल्यू आप लोग पढ़े हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 100 दिया हुआ है। VP का वैल्यू प्राइमरी कॉइल में आपको दिखता है ये 220, ठीक है। तो 220 पुट कर दिए
अच्छा, ये यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे वीपी क्यों लिए सर, ठीक है। तो ये देखो एक्चुअली सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट पावर होगा एग्जैक्टली इनपुट पावर के बराबर होगा, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर, पावर नहीं बदलता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बदलता है, तो जितना इनपुट पावर उतना आउटपुट पावर। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे VS भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन VS का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, लेकिन बट VS इक्वल टू VP, ठीक है, ये याद रखना है, VS इक्वल टू VP, ये दोनों वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दो, आप कैलकुलेशन कर लो, तो आपको दिख जाएगा वोल्टेज जो है वो आपको दिख जाएगा इतना कितना आ रहा है 20,000 वोल्ट, ठीक है। चलो अब यहां के बाद अगर आप लोग आना चाहेंगे यहाँ पे करंट इन सेकेंडरी, तो भी आप लोग को यही फॉर्मूला आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला उल्टा होता है, ये दोनों देख लो। ये वोल्टेज के साथ लेते हैं तो जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला पहले VS आता है, और अगर करंट के लिए लेते हैं तो उल्टा आ जाता, करंट के लिए आ जाता IP/IS, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला होता है। आप यही वाली फॉर्मूला को अप्लाई कर दो यहाँ पे, देखो अप्लाई कर दिए IP/IS, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से वैल्यू जो सेकेंडरी कॉइल में है वो करंट का आ जाएगा 0.05 एम्पियर। अब अभी तक में देखो, अभी तक में क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ा है। इसमें क्वेश्चन ये है कि बताओ भाई पावर कितना होगा इन सेकेंडरी में। तभी तो आपको बताया देखो, पावर जो इनपुट पावर होता है वही आउटपुट पावर होता है, ठीक है। तो इनपुट पावर 1100 वाट का था, तो आउटपुट पावर भी कितना हो जाएगा 1100 वाट, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1100 वाट। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपसे पूछ रहा है डेड्यूस द एक्सप्रेशन बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल रे डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है ट्रायंगुलर प्रिज्म का, ग्लास प्रिज्म का, इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के टर्म में लाना है। तो ये सारी चीजें ना आप लोग जरूर से पढ़े हुए रहते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है, ठीक। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये प्रिज्म है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आया है, कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीजें आप जानते हो, ठीक है। और अगर नहीं जानते हो तो आप लोग एक बार सर्च कर लेना कि आप लोग ये चीज यूट्यूब में सर्च मार लेना कि क्या लिखेंगे आप लोग, ये लिखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रायंगुलर, यहाँ पे ये जो है ना ये क्वेश्चंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बाय रामगढ़ साइंस क्लासेस, ये चीज लिख लेना, आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। वहां पे ये सारी चीजें डिटेल में बता करके रखे हैं, ठीक। तो ये डिटेल फिगर रहा। अगर आप लोगों को ये इस टॉपिक में दिक्कत होगा ना तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स कर देना, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि भाई कि सर इसमें दिक्कत है, तो मैं ये सारी चीजें को बता दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड सारी ही चीजें हम यहाँ पे लिख करके रखे हैं, ठीक। ये सारे कैलकुलेशंस हैं, और आप लोगों को जो पहुंचना है वो कहाँ तक पहुंचना है, ये फाइनल वाली फॉर्मूला इस जगह तक, ठीक है। यहाँ से आगे चलो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हो। देखो ये आप ही के नोट से हम यहाँ पे सीधे उठा करके डाल दिए हैं, ये रहा आपके पास फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2, यहां तक आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा इसके कैलकुलेशंस में तो आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना कि सर दिक्कत हो रहा है, एक बार समझा दीजिए। तो कोशिश करेंगे कि इसका एक और दोबारा से अलग वीडियो बना करके या लाइव क्लास ले करके आपको बता दें, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ किस तरीके से ये एंगल ऑफ डेविएशंस बदलता है, उसका एक ग्राफ बनाना था। तो ये वाली ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ को भी आप लोग के लिए आप लोग को एग्जाम में प्लॉट करके आना है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो सारा का सारा चीज यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें लिखना है,
ठीक है। तो ये सारे जो आप देख रहे हो, ये सारे स्लाइड का पीडीएफ जो है वो नीचे मैं कमेंट्स बॉक्स के नीचे यहाँ पे दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ भाई, वहाँ पे आप इस सारी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।